कहीं शांति से बैठ जाओ, आसपास शोर नहीं होना चाहिए और फोन को साइड में रख दो, क्योंकि यह है हॉरर पॉडकास्ट। यहाँ पे हम सिर्फ कहानी को सुनते हैं। तो हमेशा की तरह हमारी कहानी की शुरुआत होती है साइतामा से। कासुगाबे में रहने वाले नोहारा फैमिली के घर में आज सभी लोग जल्दी जल्दी हाथ चला रहे होते हैं। शायद से इनको कहीं पे जाना है। शिनचैन टॉयलेट में आधे घंटे से जोर लगा रहा है। मिसाई सामान पैक कर रही है और हिरोशी बैठ कर न्यूज पढ़ रहा होता है। अरे मित्सी, ये देखो खबर में क्या लिखा है। 2 आदमी और एक औरत 2 दिन से लापता है और उनके घर में सब लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। हमला ऐसे हुआ जैसे मानो जंगली जानवर ने किया हो। शरीर में से मांस हड्डी उखड़ा हुआ है किसी किसी जगह। तभी उनके घर का फोन बजता है। मिसाई जाके उठाती है। अरे मिसाई बेटी, तुम लोग जल्दी ही निकलने वाले हो ना? आज ही हाँ डैड, हम कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। आज दरअसल नोहारा फैमिली शिनचैन के दादाजी के घर जाने वाली है। थोड़ी देर बाद ये सब लोग खाना खत्म करके फिर ग्रैंडपा के घर के लिए निकल पड़ते हैं। उनके यहाँ जाने के लिए ट्रेन से सफर करना होगा। लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे। दिसंबर के महीने में ठंड और रात दोनों ही ज्यादा होते हैं। इस समय दिन छोटे होने के कारण नोहारा फैमिली को रात से पहले ग्रैंडपा के घर पहुंचना है। इसी वजह से सुबह 8 बजे ही ये लोग घर से रवाना होते हैं। अब दोपहर के 3 बजे है जब ये लोग ग्रैंडपा के टाउन में आके पहुंचते हैं। हिरोशी बोलता है, अरे ये डैड कब आएंगे पता नहीं। तभी उनके सामने एक गाड़ी आके रुक जाती है। क्यों भाई हिरोशी, कहो तो घर तक छोड़ दूं? यह है हिरोशी का दोस्त जो अब नोहारा फैमिली को यहाँ से लेके ग्रैंडपा के घर तक छोड़ देता है। एंड फाइनली ये लोग दादाजी के यहाँ आ चुके हैं। यह जगह बहुत ही खूबसूरत है। पुराने जमाने के घर, खेत और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का साफ हवा। फिलहाल सब लोग गेट पे खड़े थे कि घर के 2nd फ्लोर से दादाजी चिल्ला के बोलते हैं, अरे तुम लोग जल्दी से आ जाओ, देर मत करो। उनके बोलने पे सब लोग जल्दी जल्दी घर के अंदर जा घुसते हैं। हिरोशी बोलता है, अरे यहाँ अंधेरा है, पर्दे भी लगे हुए हैं। तभी सामने एक रूम में कुछ हलचल होता है, जो देख के हिरोशी उस रूम के सामने जाता है। जाते साथ ही वो चिल्लाते हुए पीछे जाने लगता है, जिससे वो गिर ही जाता है। तभी लाइट्स भी ऑन हो जाती है। अरे ये क्या था? ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम लोग बहुत दिन बाद आए हो ना, इसलिए छोटा सा सरप्राइज। हम देखते हैं ग्रैंडमा भूत का हुलिया बना के उस रूम में बैठी थी। अब इसके बाद रात में ये सभी लोग मजे से डिनर करते हैं, फिर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ग्रैंडपा हिरोशी को उठा देते हैं कि विलेज में आए हो, बाहर जाके यहाँ का फ्रेश हवा ले लो। तो उनके ज्यादा कहने पे हिरोशी, मिसाई और शिनचैन बाहर टहलने निकलते हैं। आज काफी ज्यादा ठंड है। घर के बाहर रोड से चलते हुए वो लोग थोड़ी दूर आ जाते हैं। सामने ही छोटा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है। मित्सी, शिनचैन, चलो आज इसी पे जाते हैं। वो तीनों फिर वहां पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद मिसाई कहती है कि अरे देखो तो, बाई तरफ एक और रास्ता जा रहा है। यहाँ से बाई तरफ का रास्ता जो पहाड़ से अलग एक बांस के जंगल की तरफ जाती है। बहुत घना जंगल जो सिर्फ बैम्बू से भरा है। अब नोहारा फैमिली प्लान बदल के इस फॉरेस्ट में घुस जाती है। सिर्फ एक ही जंगली रास्ता, कच्ची मिट्टी से बनी हुई, दोनों बाजू ऊंचे ऊंचे बैम्बू ट्रीज और चारों तरफ छाया हुआ घना कोहरा, जिसके कारण 10 से 15 मीटर से ज्यादा दूर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हिरोशी कहता है, अच्छा हुआ हम हिमावारी को नहीं ले आए, ठंड यहाँ ज्यादा ही है। मिसाई, हिरोशी दोनों आगे आगे चल रहे थे। शिनचैन उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। तभी बगल के झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। शिनचैन जहाँ था वहीं रुक के उस झाड़ी की ओर चला जाता है। वो देखता है वहाँ झाड़ियों में एक छोटा सा जानवर है, जिसका रंग ब्राउन और आंखों के चारों तरफ काला रंग सा है। बेशक वो एक रकून है। शिनचैन उसको छूना चाहता था, लेकिन वो रकून वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद शिनचैन यहाँ से उठ के अपना गर्दन दूसरी तरफ मोड़ता है। वो देखता है वहां अब कोई नहीं है। फॉरेस्ट का रास्ता बिल्कुल खाली और सुनसान था। मिसाई, हिरोशी दोनों शायद आगे चले गए हैं। शिनचैन भी उसी रास्ते पे और आगे जाने लगता है। वो थोड़ा आगे जाता है, मगर वहां भी उसे वो दोनों नहीं मिलते। शिनचैन सोचता है शायद ये लोग थोड़ा और आगे चले गए होंगे। ये सोचते हुए शिनचैन चलते चलते काफी ज्यादा आगे आ जाता है। ये जो रास्ता है वो पहले काफी चौड़ा था, लेकिन अब वो सिकुड़ के काफी छोटा सा हो गया है। पता नहीं मॉम डैड कहाँ होंगे, कहीं वो लोग वापस तो नहीं चले गए। काश शीरो मेरे साथ होता,
उसे तो आंटी के यहाँ छोड़ के आया हूँ। शिनचैन अब मुड़ के वापस जाने लगता है। तभी वो नोटिस करता है जैसा मानो बांस के पेड़ों के बीच में से कोई झांक रहा हो। उसे वो अनदेखा करता है। चलते चलते अब शिनचैन लगभग फॉरेस्ट से बाहर निकल ही आता है। उसी वक्त उसके पीछे से कोई पुकारता है, अरे शिनचैन बेटा रुको, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। मिसाई कहती है, तुम कहाँ चले गए थे बेटा। वो फिर उसे गोद में ले लेती है। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें जंगल से बाहर का एरिया भी दिखाई पड़ता है। एंड देखते ही देखते ये लोग जंगल से बाहर निकल आते हैं। मगर जाते समय शिनचैन जंगल के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुन पा रहा था। किसी के चिल्लाने की आवाज काफी जोरों से गूंज रही थी, जैसे कोई किसी से कुछ कह रहा है। खैर अब ये तीनों दोबारा घर में वापस आ गए थे। ग्रैंडमा ने ऑलरेडी खाना टेबल पर रख दिया था, तो सभी लोग मजे से खाते हैं। उसके बाद सामान पैक करके नोहारा फैमिली दादाजी के घर से निकल पड़ते हैं कासुकाबे के लिए। कहानी में अब आगे हिरोशी, मिसाई, शिनचैन और हिमावारी रास्ते पे खड़े थे। वो यहाँ पे इंतजार कर रहे कि उन्हें कोई गाड़ी मिल जाए जिससे वो लोग ट्रेन स्टेशन तक पहुँच सके। टाइम अभी 7:30 ही हुआ था। थोड़ी देर में हिरोशी का वही दोस्त अपना कार लेके उनके सामने पहुंच जाता है। अरे हिरोशी, अंकल ने मुझसे कहा था कि तुम्हें स्टेशन तक छोड़ दूं। नोहरा फैमिली भी सुन के खुश हो जाती है। उसके बाद सभी लोग कार में बैठ जाते हैं। शिनचैन कहता है, अंकल आपके फ्रंट सीट में बिल्ली क्यों है। हिरोशी का दोस्त रिप्लाई देते हुए बताता है, अरे वो मैं पालतू बिल्ली खरीदा था, घर ही जा रहा था। अंकल ने बोला कि तुम लोगों को स्टेशन तक छोड़ दूं, इसलिए बीच में ही गाड़ी घुमा के आ गया। ये कैट अभी सो रही थी। उसे एक केज में बंद करके सामने वाली सीट पे रखा गया था। अब इसके बाद कार लगभग स्टेशन के करीब आ ही गया था। सामने स्टेशन साफ नजर आने लगा था, तो सभी लोग बैग्स वगैरह हाथ में ले लेते हैं। उसी समय वो कैट जाग जाती है। अरे बिल्ली, तुम तो जाग गई, तुम्हें शिमला मिर्च पसंद है क्या। कैट जब नींद से उठी उसके तुरंत बाद वो अजीब आवाजें करने लगी, साथ ही में अजीब हरकतें। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये बिल्ली आखिर ऐसा क्यों कर रही है। खैर आखिरकार सब लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं। हिरोशी का दोस्त उन्हें स्टेशन के अंदर तक छोड़ देता है। एंड फिर नोहरा फैमिली ट्रेन पकड़ के दादाजी के घर से सीधा कासुकाबे आ जाते हैं। आज कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ट्रेन को कासुकाबे स्टेशन तक पहुंचने में पूरा 8 घंटा लग गया, जिसके वजह से अभी घड़ी में 4 बज रहे हैं। हिरोशी, शिनचैन, मिसाई, हिमावारी सभी लोग फिलहाल घर के डोर के सामने होते हैं। ताला खोल के फिर अंदर जाते हैं। उसके बाद शिनचैन कहता है, अरे मैं शिरो को ले आता हूँ। वो बगल वाली आंटी के घर में से शिरो को ले आता है। शाम होने में अभी भी बहुत टाइम बाकी था। शिनचैन अब रूम में था। वो मिसाई से बोलता है कि उसे बाहर जाना है, उसके दोस्त लोग वेट कर रहे होंगे। अभी शाम होने को आई है ना, घर से बाहर मत जाना। मगर शिनचैन बात नहीं मानता, उल्टा जिद करने लग जाता है। मिसाई शिनचैन से इससे ज्यादा कुछ नहीं बोली एंड वो दोबारा किचन में जाके खाना बनाने लग जाती है। तभी टीवी पे एक्शन का मेन शुरू हो जाता है, जिससे शिनचैन का मन भी भटक जाता है। हम देखते हैं मिसाई किचन में कुछ पका रही है। दूसरी तरफ हिरोशी अब तक कहीं बाहर था, बस अभी अभी घर में आया है। वो डोर खोल के अंदर आ जाता है। उसी वक्त शिरो जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। अरे शिरो, शोर मत मचाओ, इसे भूख लगी होगी, ऐसा शिनचैन बोलता है। वो दोबारा टीवी पे फोकस करता है। तब मिसाई प्लेट में कोई एक खाना लेके हिरोशी को देने जाती है। शिनचैन कहता है, मॉम मेरा खाना कहाँ पे है। मिसाई बोलती है, ये बस बड़ों के लिए है, तुम फ्रिज में से कुछ ले लो। शिनचैन दोबारा टीवी देखने लग जाता है। एक्शन का मैन, एक्शन का मैन, एक्शन का मैन। उसी वक्त शिनचैन को जैसा मानो कुछ दिखा हो। उसके बाई तरफ ग्लास के स्लाइडिंग डोर से वहां से सामने दिख रही उनके बाउंड्री के वॉल में, अरे यहाँ कुछ था अभी। वो फिर से टीवी पे फोकस करता है कि दोबारा से उसी वॉल पे कुछ झटके से दिखा, फिर गायब हो गया। अरे ऐसा क्यों लग रहा है कि दीवार के उस पार से कोई झांक रहा है। शिनचैन इस बार उसी तरफ नजर बनाए रखता है। धीरे धीरे कुछ ऊपर उठ रहा था दीवार के उस पार। वो पक्का किसी का सर है। सर, फिर माथा, उसके बाद आंखें। शिनचैन बेटा, इतनी देर से टीवी देख रहे हो, जाओ ऊपर सेकंड फ्लोर में जाके अपने डैड के कामों में हाथ बटाओ, देखो वो कुछ बना रहे हैं। ये बोलते हुए मिसाई लिविंग रूम में आ जाती है और टीवी बंद करके दोबारा किचन में चली जाती है। नोहरा शिनचैन उसी जगह बैठा था, पर उसका ध्यान अब टीवी पे नहीं, कहीं और भी नहीं, बल्कि
बाहर दीवार पे था। वो देखता है दोबारा से वही सर ऊपर आने लगा है धीरे धीरे। अब आंखें भी दिख रही होती है। शिनचैन को समझते देर नहीं लगा कि ये और कोई नहीं बल्कि हिरोशी है। हिरोशी सर थोड़ा और ऊपर करके शिनचैन को चुप रहने का इशारा देता है, फिर उसे बाहर आने को बोलता है इशारे से। शिनचैन वैसे तो शरारती है मगर गंभीर वक्त में उसे भी पता है कि क्या करना जरूरी होता है। शिनचैन पहले तो यहाँ से उठता है। वो इस ग्लास डोर को खोल के बाहर जाने के लिए ट्राई करता है पर ये डोर बंद था। फिर वो यहाँ से निकल के मेन डोर ओपन करने की एक नाकाम कोशिश करता है। शिनचैन बेटा, मैंने कहा ना आज बाहर मत जाओ, ऊपर जाके डैड के काम में हाथ बटाओ जाओ। मिसा ये बोल के दोबारा किचन में चली जाती है। शिनचैन अब मन में सोचता है बाहर तो डैड है तो फिर डैड ऊपर क्यों होंगे। वो इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचता, चुपचाप से सीढ़ियां चढ़ के घर के सेकंड फ्लोर में आ जाता है। अरे शिनचैन आओ, देखो मैं क्या बना रहा हूँ। इससे एक अच्छा सा बुक शेल्फ जैसा बनाऊंगा। हिरोशी यहाँ अपने टूल्स को धार दे रहा था और उसके आसपास बहुत सारे लकड़ियां बिखरी पड़ी थी। शिनचैन उससे कुछ नहीं कहता, वो बस यही सामने खड़ा रहता है। हिरोशी अब भी धार दिया जा रहा था। उसी वक्त शिनचैन धीरे से बालकनी के पास खिसक जाता है, थोड़ा सा और बस। अब उसे वो बाहर का रोड भी दिखाई दे रहा था। शिनचैन यहाँ खड़ा खड़ा इधर उधर भी नजर घुमा रहा था। उसे तब हिरोशी के पास एक प्लेट दिखता है जिसमें खाया हुआ खाने के बचे कुछ पीसेस थे, मांस, हड्डी, कुछ और भी चीजें। वो यही सब देख रहा था। तभी नजर दोबारा रोड पे जाती है। वहाँ पे भी हिरोशी खड़ा था। वो घबराया हुआ लग रहा था। इशारे से वो शिनचैन को उसके पास आने को बार बार बोले जा रहा। शिनचैन अब सोच में पड़ जाता है कि उसके पास जो है वो हिरोशी है या फिर जो रोड में है वो हिरोशी है। तभी उसके पास रूम में जो हिरोशी बैठ के टूल्स को धार दे रहा था वो शिनचैन से कहता है वो तुम्हें बुला रहा है ना। शिनचैन को एक झटका सा लगता है। वो एक सेकंड वेट नहीं करता, तुरंत भागते हुए बालकनी से कूद जाता है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? शिनचैन वहां से लोअर फ्लोर के रूफ में आ जाता है। वहां से वो नीचे गिरने ही वाला था। हिरोशी दीवार टाप के आंगन में आ जाता है और शिनचैन को कैच करते साथ ही उसको लेके यहाँ से निकल जाता है। जब हिरोशी शिनचैन को लेके भाग रहा था तब उनके घर से बहुत अजीबोगरीब चीखें और आवाजें आने लगी थी, मानो कोई अतृप्त भयानक चीज हो। हिरोशी रुकता नहीं, वो सीधा भागते हुए बहुत दूर यहाँ से पार्क में जाके थम जाता है। वही पार्क जहाँ शिनचैन अक्सर खेलने जाता है। वेंडिंग मशीन से हिरोशी 2 जूस के कैंस खरीदता है। फिर पार्क के एक बेंच पे दोनों जाके थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। अच्छा हुआ शिनचैन की तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें हिमावारी और शिरो को जल्दी ही बचाना होगा। हिरोशी फिर पूरी बात खोल के बताता है। वो कहता है कि जब वो लोग उस बैम्बू फॉरेस्ट में गए थे तब मिसाई और उसे झाड़ियों में कुछ हलचल होते दिखा। वो लोग जब वहां गए तब उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें किसी ने पकड़ लिया है। ना तो वो हिल सकते थे ना ही कुछ बोल सकते थे। थोड़ी देर बाद कुछ रैकून्स उनके पास आए एंड पता नहीं कैसे, लेकिन उसी वक्त धीरे धीरे वो वहां से छूट गए, मगर उनके शरीर में ताकत ना के बराबर था। उसके बाद वो लोग जोर जोर से शिनचैन को आवाज लगाए, लेकिन कहीं नहीं मिला शिनचैन। थके हारे वो लोग किसी तरह फिर ग्रैंडपा के घर चले जाते हैं। उनको यह सब घटना बताने पे ग्रैंडपा उन्हें बोलते हैं, अरे तुम ना समझो को किसने कहा था वहां जाने के लिए। लोग कहते हैं इस फॉरेस्ट में अतृप्त आत्माएं है और शैतान का वास है। कहते हैं कि यह जगह पहले कभी शमशान हुआ करता था जो अब बैम्बू फॉरेस्ट बन गया है। दादाजी उन्हें भी बताते हैं कि थोड़ी देर पहले एक और हिरोशी और मिसाई शिनचैन हिमावारी को लेके कासुकाबे लौट गए हैं। तुम लोगों ने खबर में सुना होगा 2 आदमी और एक औरत, वो सब गायब हो गए थे और उनके परिवार को बेरहमी से मार दिया गया। लोग कहते हैं वो बांस के जंगल में गए थे तो उनके बदले उनके हमशक्ल घर वापस गए, फिर पूरे परिवार को जान से मार दिया गया। ग्रैंडपा हिरोशी से बोलते हैं कि मिसाई को यहाँ छोड़ के वो कासुकाबे लौट जाए। वो एक जाने माने मोंग से बात करके उनको आज रात वहाँ उनके घर भिजवा देंगे। हिरोशी शिनचैन को ये सब बताने के बाद बेंच पे लेट जाता है। पता नहीं हिमावारी ठीक होगी या नहीं। अभी लगभग अंधेरा हो गया, बहुत समय गुजर गया है। शाम के 7 बजने में बस 2 मिनट बाकी है।
तभी हिरोशी के पीछे कोई आके खड़ा हो जाता है। ऊंचा कद, हाथ में एक बैग और कंधे पे एक थैले जैसा बैग लटका हुआ। यहाँ का माहौल फिलहाल बहुत ज्यादा ठंड है। उसी में वो आदमी बोलते हैं, समय बहुत कम है, जल्दी करो। हिरोशी घबराते हुए बेंच से नीचे गिर जाता है। अरे तुम कौन हो? रुको रुको, आप कहीं वो मोंक तो नहीं? इसके बाद मोंक और हिरोशी दोनों थोड़ा बातचीत करके यहाँ से रवाना होते हैं। लो मेरा बैग पकड़ो, और समय बहुत कम है, 8 बजने से पहले हमें कुछ करना होगा। वो लोग आज रात ही बच्ची और डॉग को हानि पहुंचाएंगे। वो ज्यादा देर तक भूखे नहीं रहते। हिरोशी अब घबरा जाता है। तो फिर अब तक उन्होंने क्या खाया होगा? शिनचैन बोलता है, मैंने देखा था उस नकली डैड के प्लेट में हड्डी और मांस था। हिरोशी को अब सब समझ आ जाता है। वो बोलता है, पक्का भाई बिल्ली को यहाँ ले आया होगा। मेरा दोस्त बोल रहा था कि उसका बिल्ली गाड़ी से गायब था जब वो स्टेशन के अंदर गया था। इसका मतलब बाद में समझदा, पहले जल्दी चलो। ये तीनों लोग अब चलते चलते हिरोशी के घर के सामने आ जाते हैं। पता है तुम लोग उस जंगल से बच के निकल कैसे गए? उन रैकून्स की वजह से। उनकी वजह से ही वहाँ ज्यादा हादसे नहीं होते। मोंक अपना कदम आगे बढ़ाते हुए दीवार टाप के अंदर आंगन में आ जाते हैं। वो फिर थैले से नमक हाथ में लेके घर के चारों तरफ एक घेरे जैसा बना देते हैं। फाइनली वो हिरोशी और शिनचैन से कहीं पे छुप जाने को बोल के खुद दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं एंड वहां खड़े होके वो दरवाजे पे दस्तक देते हैं। 1 बार, 2 बार। वो ऐसा नहीं मानेगा। लाओ मेरा बैग कहाँ है? हिरोशी उन्हें वो बैग देता है। उसमें से कुछ कैंस निकाल के उनमें वो आग जलाते हैं और घर के चारों दिशा में 4 कैंस रख देते हैं। फिर दोबारा से वो दरवाजे पे दस्तक देते हैं। 1 बार, 2 बार, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। आखिर में मोंक एक ग्लास में शुद्ध पानी भर लेते हैं, उसे अपने ऊपर छिड़क देते हैं। वो फिर थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद घर का दरवाजा ही तोड़ देते हैं। साथ ही साथ अपना कदम घर में रखते हैं। माहौल बहुत ही भारी सा है। उनके थैले से वो नमक निकालते हैं। फर्श पे नमक गिराते हुए वो पहले लिविंग रूम, फिर किचन और फिर आखिर में बेडरूम के दरवाजे के पास जाके रुक जाते हैं। वो देखते हैं सामने अंधेरे में बस एक मोमबत्ती जल रहा है। दोनों बाजू 2 लोग बैठे हैं। उनका जो शेप है वो परछाई जैसा है और उनकी आंखें अंगार जैसा लाल चमक रहा है। उनके सामने ही एक लकड़ी के अजीब पुतले पे हिमावारी और शीरो को रखा गया है। मोंक अब शुद्ध जल को हाथ में लेके आगे बढ़ते हैं। वो धीरे से शीरो और हिमावारी को वहां से उठा के उल्टे पैर पीछे जाने लगते हैं। उन्हें पता है कि ये उन पे हमला नहीं कर सकते जब तक वो पीछे नहीं मुड़ेंगे। वो कुछ अजीब मंत्र भी बोलने जा रहे थे। कुछ ही देर में वो दरवाजा पार करके घर से बाहर आ जाते हैं। इन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाओ, मैं यहाँ पे एक रिचुअल करूंगा। तुम दोनों कल सुबह यहाँ मुझसे मुलाकात करना। हमें फिर अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हिरोशी, शिनचैन, हिमावारी और शीरो एंड आसपास के भी लोग थे। वो सब यहाँ घर के बाहर रास्ते पे खड़े थे। मोंक उनको बोलता है कि अब सब कुछ नॉर्मल है, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन उस फॉरेस्ट में भूलकर भी कोई ना जाए। तो इसी के साथ ये वाला स्टोरी यहीं पे खत्म होता है। तुम्हें अगर ऐसा एक और स्टोरी सुनना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, उससे पहले बाय बाय।